तो प्यारे दोस्तों, मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। लैब असिस्टेंट और रीट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिक गेट से संबंधित हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर इस छोटे से प्रयास से आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा ट्रेंड है और उस क्वेश्चन को हम इजीली कैसे सोल्व करें, इसके ऊपर हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल आसान सी भाषा में हम इस टॉपिक को जानने की कोशिश करें। हम थोड़ा सा उच्च लेवल की बात नहीं, हम सामान्यतः ऐसी बात करना चाहेंगे कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में सही हो जाए। इस टॉपिक से कम एक 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं पेपर में और काफी मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। अगर आप इसको थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखें तो आप मेरे हिसाब से आप उन क्वेश्चनों को बिना किसी समस्या के हल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे, हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, किसी का फायदा हो जाए। अपना क्या जाता है इसमें। तो देखिए, हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। एक शब्द चलता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इन दोनों में एक छोटा सा अंतर है। इलेक्ट्रिकल जब भी शब्द यूज होगा तो वो उच्च वोल्टता की बात करेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होगा कि कम वोल्टता के यंत्र। यानी यहां हम जितनी भी चर्चाएं करेंगे वो कम वोल्टता के यंत्रों की करेंगे, लो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक जानेंगे कि होता क्या है और फिर उसी से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। हम बात करेंगे अर्धचालक की। अर्धचालक जिनको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। नाम से पता लगता होगा, अर्ध का मतलब आधे, सेमी का मतलब भी आधा होता, आधे चालक हो। अर्धचालक कौन से होते हैं? वे पदार्थ या तत्व कह लो जिनकी चालकता, जिनकी जो चालकता होती है, चालकता चालकों से कम, चालकों से कम, परंतु हमारे जो चालकों से कम परंतु कुचालकों से अधिक होती है, कुचालकों से अधिक। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके उदाहरण के रूप में अगर तत्वों की बात चले तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दो तत्व हैं। हम थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करेंगे। ये कार्बन फैमिली के सदस्य हैं, कार्बन समूह में आते हैं ये, या फैमिली शब्द यूज करते हैं। कार्बन फैमिली की विशेषता है कि इनकी संयोजकता जो होती है, संयोजकता वो 4 होती है। एक और विशेषता चलती है इनकी, ये भी एक विशेषता ये होती है कि ये आपस में बंध बनाकर लंबी श्रृंखला बना देते हैं, लंबी श्रृंखला बनाते हैं और इसको श्रृंखलन प्रॉपर्टी चेन बना देते हैं ये। और एक बात है कि इनके मध्य संयोजी आबंध होते हैं, संयोजी आबंध बनते हैं। संयोजी आबंध का मतलब हो गया कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड इनके बीच में बनते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम से रिलेटेड ये बातें हैं। कार्बन फैमिली में कार्बन खुद कुचालक है। ये क्या है? कुचालक। कार्बन कुचालक है। क्यों? क्योंकि इसका आकार छोटा है। कारण अगर पूछ ले तो आकार छोटा है, इसका आकार छोटा है,
आकार छोटा होने के कारण क्या होते हैं कि इसके जो बाह्य इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के द्वारा मजबूती से बंधे होते हैं, वो मुक्त रूप से चल नहीं पाते। इसका एक अपवाद है, इसका एक अपरूप होता है ग्रेफाइट। इसका एक अपरूप है कार्बन का ग्रेफाइट। ये चालक होता है, इसकी प्रवृत्ति चालक की होती है, यानी उष्मा और धारा का चालन करता है। इसका कारण इसकी संरचना पे है, न कि कार्बन होने पर है। ये इतनी बेसिक सी बात आपको ध्यान रखनी है। कॉपी पेन लेके जरूर बैठें ताकि आप जो भी बात अच्छी लगे उसको नोट करते चलें, तो आपको फायदा रहेगा, काफी फायदा रहेगा इससे। आप नोट्स बनाएंगे, कॉपी पेन लेके जरूर बैठें। सबसे अच्छी, आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप कॉपी पेन लें और उसको नोट करते चलें। अब हम बात करते हैं अर्धचालकों को ऊर्जा बैंड सिद्धांत में। छोटी सी बात में इसको खत्म करूंगा, ऊर्जा बैंड सिद्धांत, क्योंकि इसके ऊपर आपको थ्योरी लिखनी नहीं आएगी। एनर्जी बैंड थ्योरी पे, एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या कहती है कि जो भी इलेक्ट्रॉन इन अर्धचालकों में बंधे होते हैं या किसी भी तत्व में होते हैं, उसके पास 3 ऊर्जा स्तर होते हैं। ऊर्जा बैंड कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर ऊर्जा बैंड 3 बनाता है ये। एक होता है चालन बैंड, चालन बैंड। एक होता है संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। और इन दोनों के बीच में होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये शब्द आपको ध्यान होने चाहिए। इंग्लिश में अगर इनकी बात करें, ये आपका कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। इसको फॉरबिडन, फॉरबिडन एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। और इसको आप कहें तो वैलेंस बैंड। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपको 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो ये 3 आपको ध्यान रखना, इनके बारे में समझ लो। एक एक बात बताऊंगा। उच्च ऊर्जा का, उच्च ऊर्जा बैंड है, ये कौन सा है? उच्च। इसका ऊर्जा बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये निम्न ऊर्जा बैंड होता है, निम्न ऊर्जा बैंड, लो एनर्जी बैंड है। पहली बात ये ध्यान रखें। दूसरी बात याद रखनी है कि इसमें यह चालन में सहायक है, चालन में सहायक, ये नहीं होते। तीसरी बात, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो चालन करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। और लास्ट वाले में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो चालन में सहयोग नहीं करता। यह पूर्णतः भरा नहीं होगा, कभी भी भरा नहीं होता, कभी भी नहीं होगा, पूर्णतः भरा नहीं होगा कभी। और ये पूर्णतः खाली नहीं होगा कभी भी, पूर्णतः खाली नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? और इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, होते ही नहीं है इसमें। तो ये पूर्ण रूप से कभी भी नहीं भरा होगा और वो पूर्ण रूप से खाली नहीं होगा कभी भी। तो ये क्या होगा? या आंशिक भरा, आंशिक भरा होगा, भरा, या पूर्णतः खाली, पूर्ण खाली, ये हो सकता है। ये क्या होगा? आंशिक भरा, आंशिक भरा या पूर्ण भरा होगा। ये इनमें मुख्य अंतर है। इसको नोट कर लें इतनी सी बात को, तो आपका काम चल जाएगा। अब देखिए, इस सिद्धांत के आधार पर हम पदार्थों का विभाजन 3 प्रकार से कैसे करते हैं, इसका मैं शॉर्ट सा डायग्राम से समझा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका उच्च ऊर्जा बैंड है, चालन बैंड। इसका नाम रख दिया हमने चालन बैंड। कौन सा बैंड हो गया ये? चालन बैंड, उच्च ऊर्जा का है। और नीचे है, ये है आपका संयोजी बैंड।
संयोजी बैंड, और ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं ऐसे, यानी ऊपर वाला बैंड और नीचे वाला बैंड दोनों मिले हुए हैं। यहां ऐसे कर सकते हैं हम कि एक बैंड तो ये है और एक बैंड ये है, ये आपका CB लिख दो कंडक्शन बैंड, और ये VB चालन, ये ऊपर वाला चालन बैंड है, कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड है। और एक ऐसे लिख दो कि ये आपका CB है और ये काफी नीचे आ गया VB है। 3 अवस्था होगी। इन दोनों के बीच में जो गैप है वर्जित ऊर्जा अंतराल, इसके लिए EG, इसका मतलब होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल, EG बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। इसमें जब दोनों के दोनों आपस में मिले हुए हैं, ये सारे के सारे, इनमें इलेक्ट्रॉन है, ये भी ऐसे बैंड हैं, बहुत सारे बैंड हैं इस तरीके से। तो यहां देखिए दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो इसका मतलब EG का मान 0 है। यहां जो इन दोनों के बीच गैप है EG का मान, वो मान EG का लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी 3 से कम रहेगा। और यहां जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है EG का मान है, वो EG का मान बड़ा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तीनों में समझ में आया? यहां वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है आपका वो 0 है। अगर वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 है तो ये चालक होंगे। कौन से पदार्थ हैं? चालक। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है तो ये अर्धचालक होंगे। कौन से हैं? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। अगर ये स्थिति है तो ये कुचालक है। कौन से हो जाएंगे? कुचालक। इतनी सी बात ध्यान रखें। यानी ये आसानी से धारा का प्रवाह करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये कमरे के ताप पे धारा का चालन करने लग जाएंगे। अब यहां से बेनिफिट क्या है कि क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले पेपरों में देखा हो, एक क्वेश्चन आया था कि अर्धचालक 0 केल्विन, यानी ऐसे था, क्वेश्चन था कि अर्धचालक 0 ताप पर व्यवहार करते हैं। नीचे ऑप्शन दे रखे थे। अगर 0 ताप होगा तो ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी अर्धचालक किसकी तरह काम करेंगे? कुचालक की तरह काम करते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये पहले क्वेश्चन पूछा गया है। इतनी सी बात अगर इसमें याद हो जाए आपको तो आप आसानी से समझ जाएंगे। अब देखिए 2 तरह के अर्धचालक हैं, एक है सिलिकॉन और एक है जर्मेनियम। सिलिकॉन के लिए EG का जो मान है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसलिए ये अर्धचालक में आते हैं। इतनी सी बात ध्यान रख लो। अब देखिए ऐसा बना लें आप। अब मैं आगे चलता हूं। अब बात की हमने, ये तो मुख्य आधार जानने की कोशिश की हमने अर्धचालकों के बारे में। अब हम जो जानना चाहते हैं वो जानना चाहते हैं कि अर्धचालक एक तो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, शुद्ध, जिनको हम नैज बोलते हैं, नैज अर्धचालक, और एक जानते हैं हम अपद्रव्यी अर्धचालक। इंग्लिश में जाने तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं। ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दोनों में अंतर देखो। ये कौन से हो गए? शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल। पहली चीज ध्यान रखना, ये कौन से हो गए? अशुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल। अशुद्ध का मतलब क्या होगा? इसमें अशुद्धि मिलाई गई है कोई ना कोई। इसके लिए आप बात करेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल का एक नाम और होता है कोटर की का घनत्व
समान होता है और उसमें क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। इसमें हम लिख देंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर, जिसको होल कहेंगे, का घनत्व भिन्न होता है। भिन्न, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि Ne ये इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, ये बराबर होगा NH के। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या हो जाएगा, Ne बड़ा हो सकता है NH से या NH बड़ा हो सकता है Ne से, दोनों स्थितियां बन सकती हैं। तीसरी बात आ जाओ, इनकी चालकता कम होती है, इनकी चालकता उनसे अधिक होती है। चालकता नेज से अधिक होती है। नेज से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है इसमें। और क्या कह सकते हो, इसका उदाहरण शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम, इसमें अशुद्धि जो मिलाई जाएगी, अशुद्धि दो प्रकार की होती है। एक तो आप कह सकते हो फॉस्फोरस, एक कह सकते हो एल्यूमिनियम, बोरॉन, बिस्मिथ, ETC। फास्फोरस, एल्यूमिनियम, बोरॉन, बिस्मिथ, और भी हो सकते हैं। इस तरह की अशुद्धियां इसमें मिलाई जाती है, जिससे आपके दो प्रकार के बनेंगे। ये जो अपद्रव्यीय अर्धचालक हैं, ये कितने प्रकार के हो जाते हैं, दो प्रकार के हो जाएंगे। एक का नाम P प्रकार और एक का नाम हो जाएगा N प्रकार। अब हम इनको जानने की कोशिश करेंगे कि P प्रकार के अर्धचालक क्या है और N प्रकार के अर्धचालक। ध्यान रखना कि अपद्रव्यीय अर्धचालक क्यों बनाए गए, क्योंकि इनकी चालकता कम थी। हम ज्यादा चालकता चाहते हैं, इसलिए इसके अंदर अशुद्धि मिला देते हैं, और अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको हम डोपिंग कहते हैं। जो ये अशुद्धि है, इसको मिलाने की प्रक्रिया जो होती है, इसको कहते हैं डोपिंग। अशुद्धि मिलाने की, उसको क्या कहते हैं हम, डोपिंग। जब भी डोपिंग की जाएगी तो डोपिंग के लिए आवश्यक शर्त क्या है, आवश्यक शर्त मैं बोल के बता देता हूं। पहली शर्त है कि जो अशुद्धि मिलानी है वो कम मात्रा में हो। पहली क्या है, कम मात्रा में मिलानी है। ज्यादा मिला दोगे तो वो अशुद्ध बन जाएगा, वो डोपिंग नहीं कहलाएगी। दूसरी, डोपेंट बोलते हैं। डोपेंट का मतलब होता है वो पदार्थ जो मिलाया जाएगा। डोपेंट का आकार इसके आकार के बराबर हो, क्योंकि अगर आकार में अंतर होगा तो अलग दिखेगा। इसलिए आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में बीच की जो धातुएं होती हैं, जिसमें P प्रकार की, हम S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, जो P ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, उसके ज्यादा मिश्र धातुएं इसलिए बनती है कि उनके आकार लगभग समान है। तो जो अशुद्धि मिलाई जाने वाली है, उसके परमाणु का आकार जिसके अंदर मिला रहे हो उसके परमाणु के आकार के समान होगा, तो वो इसमें फिट बैठेगा। जैसे मान लीजिए दीवार हो, इस दीवार में से एक ईंट निकाल ली है, वो बन गया होल, जो खाली जगह। ये कोटर या होल क्या होती है, होल या कोटर का मतलब होता है कि मान लीजिए ये सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच आबंध बना हुआ है। यहां आप इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो यहाँ एक खाली जगह बच जाएगी। जो ये खाली जगह बच गई, जहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, इस खाली भाग को बोलते हैं होल। अंतर ये रखना कि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है तो होल के ऊपर धन आवेश होता है। दोनों के आवेश समान व विपरीत होते हैं। तो अब इसमें इस खाली जगह में कोई चीज तभी भरी जाएगी जब वो इस जितना आकार इस खाली जगह का है इतने ही आकार की वस्तु हो, तभी हम इसमें फील कर सकते हैं। तो देखिए अब हम N प्रकार और P प्रकार की बात करते हैं, साथ साथ लिखते रहें। काफी कम शब्दों में हम ज्यादा कवर करेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है ये और काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर कहता हूं 5-6 क्वेश्चन आते हैं इससे, 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो हम इसको बारीकी से देखेंगे।
तो दो प्रकार के अर्धचालक की बात करेंगे, तो पी प्रकार के, कंपैरिजन भी हो जाएगा, और एक एन प्रकार के। तो दोनों को हम देखने की कोशिश करेंगे, पी प्रकार और एन प्रकार। क्या होता है? सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में, ये है क्रिस्टल, क्रिस्टल में हमने अशुद्धि मिलानी है। अशुद्धि, अशुद्धि कौन सी? आप अगर देखो तो ये पीरियोडिक टेबल में आपका 14वां समूह है। कौन सा समूह है? 14 समूह बोलते हैं, 14वां समूह होता है। अगर आप ऐसे सोच के देखो, एक स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं, ये सिलिकॉन है, और सिलिकॉन क्या करता है? चारा बंध बनाता है, ऐसे सिलिकॉन, और सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड हैं, ऐसे जानने की कोशिश करते हैं। ये सिलिकॉन है, और सारे के सारे सिलिकॉन चारा बंध से बने हुए हैं, और चारा बंध से इसलिए बने हुए हैं कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। अगर हम इसमें एक ग्रुप पीछे चले जाओ, 13वें ग्रुप, 13वां समूह, 13वां समूह, और आगे जाओगे तो 15वां समूह, ये आएंगे। अगर हम 13वें समूह के एलिमेंट इसमें ऐड कर दें, 13वें समूह में कौन आते हैं? एल्यूमिनियम, बोरोन, ईटीसी इत्यादि, और इसमें जाओगे तो फॉस्फोरस, बिस्मिथ या एंटीमनी कह लो, एसबी, ईटीसी, एक एक नाम याद कर लिया हमने। ये फॉस्फोरस है, पी, फास्फोरस। अगर हम एल्यूमिनियम को, और 13वें समूह की विशेषता है कि इनकी संयोजकता जो होती है, संयोजकता वो 3 होती है। इसका मतलब है इसमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, और इसकी संयोजकता जो होती है वो 5 होती है। इसका मतलब है कि इसकी बाह्य कक्षा में 5 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मैं पहले चाहता हूं 13वें समूह को, तत्व को मिलाना। हम एक सिलिकॉन को हटा दें तो 4 बॉन्ड टूटेंगे। कितने बॉन्ड टूट जाएंगे? 4 बॉन्ड टूट जाएंगे। अगर डबल डबल बना दो शेयरिंग से तो दो दो प्रकार के बॉन्ड ऐसे बना सकते हो आप, ऐसे ऐसे बना देते हैं। दो दो लाइन से बॉन्ड समझा देता हूं मैं, ताकि आसान भी रहे। ऐसे, ये यहां हमने किसको ले आए? एल्यूमिनियम को ले आए। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, और सिलिकॉन के पास 4 थे। एक आबंध यहां बन जाएगा, एक आबंध यहां बन जाएगा, एक यहां बन जाएगा। इस सिलिकॉन का तो एक इलेक्ट्रॉन है यहां पे, लेकिन एक भाग खाली हो गया। एक भाग खाली हो गया नहीं, ये क्यों खाली हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो यहां एक खाली भाग बन गया, और ये होता है होल। और होल होता है धन आवेश, और धन आवेश को बोलते हैं पॉजिटिव। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गई ना, ये पी प्रकार की है। इसका क्या मतलब हुआ? 13वें समूह के परमाणुओं को अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम ने 14वें समूह के साथ अशुद्धि मिला दी जाए तो हमें पी प्रकार के ये मिल जाएंगे। इसमें देखो होल ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां पर होल सांद्रता जो है, होल घनत्व वो ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन घनत्व से। ये बात ध्यान रखनी है। अब इसका उल्टा कर लेते हैं। यहां जो सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, हम जानने की कोशिश करेंगे। ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, यहां भी डबल आबंध है, ये भी, ये सिलिकॉन, सिलिकॉन, यहां भी सिलिकॉन, ऐसे आबंध यहां बनता है हमारा। ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसमें से हम सिलिकॉन को हटा देते हैं, और किसको मिला रहे हैं? हम फास्फोरस को मिला रहे हैं, और फास्फोरस के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है। 4 तो यहां बंद बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा इसके पास। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव को n से, तो ये कौन सा बन गया? n प्रकार का। यानी 15वें समूह की अशुद्धि मिलाने पर जो संरचना या जो क्रिस्टल बना उसको हम n प्रकार का अर्धचालक कहते हैं।
इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बड़ा होता है होल घनत्व से, होल घनत्व से दोनों की चालकता ज्यादा हो जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है। इतनी सी बात क्लियर हो जाएगी। मैं इसको हटा देता हूं और जानने की कोशिश करेंगे कि होल घनत्व और इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसे ज्यादा हुए। एक बात चलती है फर्मी ऊर्जा की, फर्मी ऊर्जा स्तर, फर्मी एनर्जी लेवल। अगर शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम है, सिलिकॉन या जर्मेनियम का शुद्ध क्रिस्टल है, तो ये आपका Cb है, ये आपका Vb है, ये है Vb, ये है Cb, यानी इसको चालन बैंड कह दो, और ये आपका संयोजी बैंड है। बड़ा अच्छा समझने का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में, इसलिए इसको विशेष ध्यान देंगे। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध क्रिस्टल है। ये कौन सा क्रिस्टल है? शुद्ध क्रिस्टल है ये। और शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ऐसे होते हैं। तो इसके लिए जो फर्मी ऊर्जा होता है वो यहां होता है, इसको बोलते हैं फर्मी ऊर्जा स्तर। ये बीच में होगा, इसके कहां होगा? मध्य में होगा। अगर आप पी प्रकार का अर्धचालक बनाते हैं तो कैसे शिफ्ट होगा, और एन प्रकार का अर्धचालक बनाते हैं तो कैसे शिफ्ट होगा, ये हम देखने की कोशिश करते हैं कि इनमें शिफ्टिंग कैसे होगी ऊर्जा स्तर की। ये हम इन दोनों में देख लेंगे। तो देखिए, जब पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा तो उस समय आपका ये ऊर्जा स्तर कैसे होगा, इस पी प्रकार के अर्धचालक के लिए यहां बनाता हूं मैं। ये आपका Cb है, ये आपका Vb है, यहां Vb है। और इधर n प्रकार के अर्धचालक के लिए देखोगे तो ये आपका Cb है और ये आपका Vb है। ऐसे मान लें Vb है। जब शुद्ध अर्धचालक है, शुद्ध क्रिस्टल है, तो ये बीच में है फर्मी ऊर्जा स्तर। लेकिन जैसे ही ये आपका पी प्रकार का अर्धचालक बने या एन प्रकार का अर्धचालक बने, जैसे ये पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा तो आप ध्यान रखना ये फर्मी ऊर्जा स्तर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इसको बोलते हैं EA, एक्सेप्टर लेवल। और एन प्रकार का जब भी बने, एन प्रकार का, उस समय ये फर्मी ऊर्जा स्तर जो बीच में था ये यहां चला जाएगा और इसका नाम होगा ED। इसको बोलते हैं दाता यानी डोनर, और इसको बोलते हैं ग्राही, ग्राही यानी एक्सेप्टर। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्मी ऊर्जा स्तर की शिफ्टिंग पी प्रकार के अर्धचालक में किधर होती है? नीचे की तरफ चली जाएगी, ग्राही बोलते हैं इसको। और एन प्रकार का होगा तो ऊपर की ओर चला जाएगा, ये फर्मी ऊर्जा स्तर शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की ओर और इसको बोलते हैं एक्सेप्टर। क्या बोलेंगे इसको? डोनर, सॉरी, दाता, दाता ऊर्जा स्तर। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो इनसे इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो कंडक्टिविटी के बारे में आप समझ गए होंगे। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था ये अर्धचालक के बारे में इतनी सी बातें हमने इसके बेसिक स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश की। इससे क्या हो जाएगा, जब आपने पी प्रकार की अशुद्धि मिलाई यानी 13वें समूह की अशुद्धि मिलाई जिनमें एल्यूमिनियम बोरोन ये वाला ग्रुप था, गैलियम, तो आपने देखा तो कौन सा अर्धचालक बनता? पी प्रकार का। और जब आपने 15वें समूह की अशुद्धि मिलाई तो एन प्रकार का अर्धचालक बना। अब क्या किया कि एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक बना के इन दोनों का एक नया यंत्र बनाने की कोशिश की और जिसकी हमने देखा कि जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स यानी हमारे चालन की अभिक्रिया में ऐसे ऐसे यंत्र आए जिन्होंने बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कन्वर्ट कर दिया छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर। तो देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अब आप आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। भी पूछ सकते हैं
कि वे आपसे यही पूछ लें कि जो हमारे अर्धचालक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक तत्व के रूप में, एक यौगिक के रूप में। यौगिक में भी अलग अलग कैटेगरी है, क्योंकि हम यौगिकों की बात जब करते हैं कंपाउंड की, तो वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और पॉलीमर होते हैं। एक एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लो। जैसे तत्व के रूप में कौन से हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। यौगिक के रूप में ऑर्गेनिक आ जाए तो एंथ्रेसेन हो गए, एंथ्रेसिन और पैथोलोसाइनिन्स हो गए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इनऑर्गेनिक के रूप में, इसको तो आप याद कर लो। इनऑर्गेनिक के रूप में कौन हो गया? कैडमियम सल्फर, गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फास्फाइड। ये तीन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो सेल बनाने के काम भी आएंगे। हम आगे इनके अलग अलग एलईडी बनाएंगे, सोलर सेल बनाएंगे, या हम इसे जेनर डायोड बनाएंगे, तो वहां हम इनका यूज करेंगे। एक होते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर। पॉलीमर वो होते हैं जो जिनकी स्मॉलेस्ट यूनिट की रिपीटेशन कर दें तो लॉन्ग चेन बन जाए। उसमें पॉलीपायरोल और पॉली एनिलीन, इनके विशेषता ये होगी कि इनके पॉली शब्द लिगाम मिलेगा, और जिसके आगे पॉली शब्द लिखा मिले तो आप समझ जाना ये पॉलीमर है। अगर ये आ जाए सीडीएस, इस तरह के आ जाए, ये आपके इनऑर्गेनिक, और सिलिकॉन और जर्मेनियम आ गए तत्व के रूप में। बाकी अजीब सा नाम मिले तो आप सीधा सा उसको टिक कर देना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो। ये आपके क्रिस्टल की फॉर्म में आपको अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर डिवाइस मिल जाएंगे तत्व और यौगिक के रूप में। एक क्वेश्चन कैसा आता है कि आपको एनर्जी गैप दे रखा हो, ईजी, हम अभी बात कर रहे थे ना फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल की, ईजी दे रखा हो, तो ये बाहर एच न्यू की फॉर्म में होता है। ये प्लैंक थ्योरी वही पीछे वाली याद रखनी है कि ऊर्जा है वो इस रूप में होती है। हम इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं और फिर हम इसकी युक्तियों की चर्चा करेंगे। देखिए, हम अब कुछ युक्तियों की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन कौन से, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति कौन कौन सी है। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने काम किया कि एक पी अर्धचालक बनाया। मान लीजिए ये पी अर्धचालक हमने बनाया, और एक ये एन अर्धचालक बनाया। पी प्रकार है ये हमारा एन प्रकार है। इन दोनों में क्या विशेषता है कि जो पी प्रकार है इसमें होल ज्यादा रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम संख्या में। एन प्रकार है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसका ज्यादा होने का ये मतलब नहीं है कि इसमें होल नहीं है, होल है कम संख्या में। इसका मतलब हुआ है कि यहाँ होल बहुल संख्यक है, बहुसंख्यक कह लो, ज्यादा मात्रा में। और इसमें बहुसंख्यक कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्पसंख्यक है, कम संख्या है इनकी। और इसमें होल है जो वो अल्पसंख्यक है। अब क्या किया कि इनकी पतली पतली पट्टियां काट दी, ऐसे स्लाइस बोलते हैं। इसकी भी पतली पतली पट्टियां काट दी हमने। अब क्या करेंगे, एक पी की पट्टी ली, बहुत पतली होती है, ध्यान रखना। ये एक पी की और एक एन की, दो पट्टियां, ये एन की है, ये पी की है। और ये जहां पे ये मिली है ये परमाणुवीय आकार में मिलानी है, परमाणुवीय आकार में। परमाणुवीय आकार में मिलाने का मतलब है कि इनके बीच में गैप नहीं बचना चाहिए। और ये जो जिस बिंदु पे ये दोनों मिली है ना, इसको बोलते हैं संधि तल। क्या नाम दे देंगे? संधि तल, जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन का मतलब होता है जहां पर पी और एन दोनों को मिलाया गया है। जैसे इसको मिलाओगे तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा इससे। मैं इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश करता हूं, इसको थोड़ा जूम करते हैं। ये मान लीजिए पी है और ये हमारा एन है। इधर पी और ये एन है, तो इसमें क्या होंगे? ज्यादा होल हैं। हमने ऐसे बना लिया इसको, ठीक है। इसमें एक आधा इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इसमें होल एकाध है। जैसे ही दोनों मिलेंगे, यहां होल सांद्रता, होल सांद्रता अधिक है इधर से,
और इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन सांद्रता अधिक है इससे। तो सांद्रता में अंतर के कारण विसरण की प्रक्रिया होती। कौन सी प्रक्रिया होती है? एक शब्द चलता है विसरण, जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। विसरण प्रक्रिया क्या होती है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आवेश वाहक की गति। तो इधर होल ज्यादा है तो होल इधर गति करेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, और आवेश वाहक की गति के कारण जो करंट बनेगा उसको बोलते हैं विसरण धारा। विसरण धारा। तो इसमें प्रारंभ में कौन सी धारा बनेगी? विसरण धारा। जैसे जैसे ऐसे बढ़ते गई आगे तो आप देखेंगे तो ये इस पट्टी के नजदीक के हैं। ये जो बीच में पट्टी थी हमारी, इस पट्टी के आसपास में इधर भी और इधर भी आवेश वाहक खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इधर के होल इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलेंगे और संयोजी आबंध बना लेंगे। तो यहाँ होल की कमी होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी होना धन आवेश, यहाँ एक धन आवेश की परत बन जाएगी। और इधर क्या है? होल की कमी। होल धन आवेश था, धन आवेश में कमी होगी तो इधर ऋण आवेश की एक पट्टी बन जाएगी। और जैसे ही धन और ऋण आवेश अलग अलग होंगे तो ये काल्पनिक बैटरी की तरह काम करेगा। और जब काल्पनिक बैटरी की तरह काम करेगा तो यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या बन जाएगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और ये विद्युत क्षेत्र क्या की दिशा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। ये हो जाएगी। अब ये धन प्लेट है जो ये और अधिक होल को आने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये धनावेश प्लेट है, होल धनावेश है। जब ये इधर आएंगे तो ये प्रतिकर्षित करेगी, प्रतिकर्षित करेगी तो उधर रोक देगी। इधर के इलेक्ट्रॉन हैं, जो इधर के इलेक्ट्रॉन थे ये इधर जाएंगे तो यहाँ ऋणावेशित प्लेट है, ये इन इलेक्ट्रॉनों को रोक देगी। यानी शुरुआत में विसरण धारा बढ़ती है। जैसे जैसे विसरण धारा बढ़ेगी उसके कारण इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब विद्युत धारा बनने लग जाएगी। विद्युत क्षेत्र के कारण दोनों एक दूसरे के उल्टी हैं, तो विसरण धारा में तो अब कमी होने लग जाएगी और विद्युत धारा है जो विद्युत धारा वो बढ़ने लग जाएगी। और ये दोनों जब बराबर हो जाए तो ना तो इधर से होल इधर जाएगा ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दोनों क्या कर देंगे? संतुलन। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये आवेश वाहकों के प्रवाह को रोक देगा। और ये जो बीच की भाग है, ये वाली भाग, इसमें आवेश वाहक नहीं बचेंगे, आवेश वाहक शून्य हो जाएंगे इसमें। और इस परत का नाम होता है अवक्षय परत। अवक्षय परत, जिसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत। अवक्षय परत क्या है? एक ऐसी बाउंड्री बनी हुई है बीच में जो दोनों को जोड़ के तो रखे हुए है, लेकिन इसके खुद के पास किसी प्रकार का आवेश वाहक नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉन है ना होल है। और इस युक्ति को पीएन संधि बोलते हैं और युक्ति का नाम हो गया पीएन संधि डायोड। क्या नाम दे देंगे इसका? इसी का नाम है पीएन संधि डायोड। संधि डायोड, इसका नाम क्या हो गया? पीएन संधि डायोड। ये परत कौन सी है? अवक्षय परत। इस अवक्षय परत पे आवेश क्या होता है? शून्य। इसका काम क्या है? ये और अधिक इलेक्ट्रॉन और होल के प्रवाह को रोक देती है। एक तरह के विभव प्राचीर का काम करेगी। ये एक बैटरी है, बैटरी का विभव होता है जिसको बोलते हैं विभव प्राचीर। प्राचीर का मतलब होता है कि एक ऐसी दीवार का काम करेगी जो और अधिक प्रवाह को रोक देगी। और इस पूरी युक्ति का नाम हो गया पीएन संधि डायोड। और पीएन संधि डायोड का चिन्ह कैसा होता है जो हम प्रयोग करेंगे? वो चिन्ह होता है इस तरह का, एक त्रिभुज ऐसी बना के ऐसे बनाना है। ये पी भाग होता है और ये एन भाग होता है, ध्यान रख लेना। पीएन डायोड है ये। हम आगे तुलना पढ़ाएंगे, इस तरह की और भी चीज होती है। अब ये काम कैसे करेगा उसको बोलते हैं, इसको परिपथ में कैसे लगाएं? बायसीकरण। बायसीकरण, बायस बोलते हैं। बायसीकरण का मतलब होता है कि डायोड को
डायोड को बैटरी से परिपथ में जोड़ना। कैसे जोड़ेंगे? दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, ये डायोड है आपका, ये वाला P भाग है, ये वाला N भाग है। इधर भी बनाओ तो ये डायोड हो गया आपका, ये P भाग है, ये N भाग है। इसको जोड़ने का तरीका क्या है? जोड़ने का सिंपल सा तरीका है कि या बैटरी कैसी होती है, ये बैटरी है आपकी, इसको इस तरीके से जोड़ो कि बैटरी का धन सिरा इसके P सिरे से जुड़ जाए और इसका बैटरी का ऋण सिरा है वो इसके N सिरे से जुड़ जाए। एक तो ये तरीका है। एक तरीका इसका उल्टा है। उल्टा क्या है कि इसका बैटरी का ऋण सिरा इसके P सिरे से जोड़ दो और बैटरी का धन सिरा इसके N सिरे से जोड़ दो। दोनों में अंतर है, बैटरी उल्टी लगी। इसको बोलते हैं अगर अभिनति। अगर अभिनति क्या नाम देते हैं इसको? अगर अभिनति, फॉरवर्ड बायस, इंग्लिश में फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। और इसको बोलते हैं उत्क्रम अभिनति। कई जगह उत्क्रम अभिनति को पश्च भी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। ये बायसीकरण का मतलब है कि डायोड को परिपथ में बैटरी के साथ किस प्रकार जोड़ा जाए। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। इसको अगर अभिनति, इसको उत्क्रम अभिनति बोलते हैं। अब इससे फायदे क्या होंगे वो हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। ऐसा ही एक चित्र बना के मैं समझा दूंगा कि इन दोनों में मूल अंतर क्या है। छोटा सा चित्र बनाते हैं हम एक, ताकि समझ में आ जाए। ये हमने एक पीएन संधि डायोड की आंतरिक संरचना इस तरीके से ली है। इधर होल है, एक आधा इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एक आधा होल है। ये P है, ये N है, ये अवक्षय परत है। ये अवक्षय परत है, ये प्रतिरोध का काम करेगी, याद रख लेना, प्रतिरोध की तरह व्यवहार करेगी। अब क्या किया हमने, पहले इसको अगर अभिनति में जोड़ा, ये बैटरी से जोड़ दिया, माइनस प्लस। कौन सी अभिनति है ये? अगर अभिनति। अगर अभिनति में जब आप जोड़ेंगे इसको तो यही होगा बैटरी का धन सिरा P से, ये धन सिरा है, यहां धन विभव बनाएगा, ये ऋण सिरा यहां ऋण विभव बनाएगा। इससे क्या होगा, ये धन वोल्टता, ये होल क्या होते हैं हमारे? धन आवेश। इस होल को ये इधर धकेल देगा क्योंकि प्रतिकर्षण करना है इसने तो, और ये ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है, इनको इधर धकेल देगा। इससे क्या होगा, अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाएगी। जैसे ही अवक्षय परत की मोटाई कम होगी तो इलेक्ट्रॉन होल जंप कर जाएंगे। तो क्या निष्कर्ष निकलते हैं इससे? एक तो निकला अवक्षय परत की मोटाई कम, अवक्षय परत की मोटाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक बात ये। दूसरी बात, अगर अवक्षय परत की मोटाई कम होगी तो धारा तेज बढ़ेगी, धारा अधिक प्रवाह, धारा का चालन होगा। इसका मतलब अगर अभिनति में अगर हम डायोड को जोड़ेंगे तो ये धारा का प्रवाह करेगा। और तीसरी बात है कि मोटाई कम हुई तो प्रतिरोध का मान भी कम होगा, मान कम होगा। ये चीज हो जाएगी। एक जो विभव प्राचीर बोलते थे हम, जिसको विभव प्राचीर का मतलब वो एक विभव बना हुआ था जो इनको जाने नहीं देता था, तो विभव प्राचीर की ऊंचाई भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। विभव प्राचीर की ऊंचाई, इसका मतलब वोल्टेज कम हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। यही चीज उत्क्रम में पढ़ के देख लो, उत्क्रम में बना के देख लो। हम ऐसा बना लें, ये अवक्षय परत है, इधर होल बने हुए हैं आपके, एक आधा इलेक्ट्रॉन है इसमें, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक आधा होल है, ये P है, ये N है, ऐसे बना हुआ है। अब इसको हम उत्क्रम में जोड़ना चाहते हैं, उत्क्रम यानी पश्च कह लो, एक ही बात है, पश्च अभिनति में। अभिनति में बैटरी को जोड़ो ऐसे, ये ऋण हो गया, ये धन हो गया।
अब इससे क्या होगा, ये ऋण विभव है, ये धन विभव है। अब क्या होने वाला है, ये ऋण विभव जो होल है इनको इधर खींच लेगा अपनी ओर, क्योंकि विपरीत आवेश है ये, और इनको आकर्षित करेगा। और ये धन है, इन इलेक्ट्रॉनों को इधर खींच लेगा। अब क्या होगा, ये जो परत थी, अवक्षय परत थी, इससे ये दूर हटेंगे, दूर हटेंगे तो अवक्षय परत की मोटाई अधिक, इसके उल्टे हो जाएंगे। पहला है परत की मोटाई, परत की मोटाई अधिक हो जाएगी, मोटाई बढ़ जाएगी। मैंने तीर का निशान से बढ़ने का निशान बता दिया। इसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं, धारा का प्रवाह नहीं होगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये तीर का निशान ऊपर की तरफ बढ़ने को बताएगा। और विभव प्राचीर क्या हो जाएगी, कम हो बढ़ जाएगी। विभव प्राचीर की ऊंचाई, प्राचीर ऊंचाई भी बढ़ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, इतने प्रभाव इसमें पड़ेंगे। तो इन प्रभाव से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं अच्छे से, तो आपको ध्यान चल जाएगा। तो इससे हमें पता लगा कि जब भी डायोड को अगर अभिनति में जोड़ेंगे, अगर अभिनति में जोड़ेंगे तो धारा का प्रवाह करेगा, उत्क्रम अभिनति में ये धारा का प्रवाह नहीं करेगा। ये बात क्लियर कर लेनी है। अब हम इसके बारे में कुछ और बातें जानने की कोशिश करेंगे कि इनके वक्र कैसे बनते हैं, ग्राफ कैसे बनते हैं। ग्राफ बिल्कुल सिंपल से हैं, इनके अभिलाक्षणिक वक्र बोला जाता है, जिनको अगर अभिनति के लिए ग्राफ बनाना है तो आपको ग्राफ इस तरीके का बनेगा। और ये वैल्यू होती है, इसको नी वोल्टता बोलते हैं, नी वोल्टता बोलते हैं इसको। ये अगर धारा वोल्टेज है, ये अगर धारा है, एफ का मतलब फॉरवर्ड, वी और आई के बीच खींचे गए ग्राफ इनके अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं। ये वो वोल्टता है जहां से अगर धारा का मान तेजी से बढ़ता है, यानी नी वोल्टता पूछ ले, नी वोल्टता का मान होता है कि अगर वोल्टता का वह मान जिस पर अगर धारा तेजी से बढ़े। पश्च का ग्राफ बनाना हो तो उल्टा ग्राफ बना दो, ऐसे और ऐसे। पश्च में जो ये तेजी से धारा बढ़ी है, इसको बोलते हैं भंजन वोल्टता। भंजन वोल्टता, भंजन वोल्टता क्या होती है, ये वी आर है, ये आई आर है। भंजन वोल्टता वह पश्च वोल्टता का मान है जिस पर पश्च धारा का मान तेजी से बढ़ता है। ये दो तरह के ग्राफ हैं, अगर अभिनति के और उत्क्रम अभिनति के, सिंपल से हैं। अब हम जो बात करना चाहते हैं वो बात करना चाहते हैं जिसके ऊपर सामान्य रूप से आपने देखा हो तो क्वेश्चन आता है, वो है हमारा रेक्टिफायर, जिसको हम दिष्टकारी बोलते हैं। इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। दिष्टकारी, पहले हम दिष्टकारी के बारे में समझेंगे। दिष्टकारी क्या है, दिष्टकारी एक यंत्र है, यंत्र जो एसी को डीसी में बदल दे। ध्यान रखना है, दिष्टकारी एक ऐसा यंत्र है जो एसी धारा को डीसी धारा में, एसी डीसी क्या चीज है ये समझ लो। एसी का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा जो अपने घरों में आती है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, दिष्ट धारा में बदलता है। दिष्ट धारा कौन सी होती है, प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा वो होती है जो समय के साथ निरंतर परिवर्तित होती है, इस तरह की धारा। और दिष्ट धारा वो होती है जो समय के साथ नहीं बदलती, वो अपने चिन्ह को नहीं बदलती, ये प्लस माइनस चलती है। ये जो आपकी धारा होती है सिर्फ प्लस प्लस ही चलती रहती है, यानी ये आवर्त रूप से परिवर्तित होती है और ये आवर्त रूप से परिवर्तित नहीं होती। आवर्त रूप का मतलब है कि एक निश्चित समय के बाद ये अपनी प्रवृत्ति को बदल लेती है। ये होता है दिष्टकारी। दिष्टकारी कौन सा हुआ, दिष्टकारी एक ऐसा यंत्र है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल दे। दो प्रकार के हैं ये, दो प्रकार के कौन कौन से हैं, दोनों में हम पहले अंतर समझेंगे फिर इनके कार्यविधि देख लेंगे। एक होता है अर्ध तरंग, अर्ध तरंग दिष्टकारी, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ये क्या चीजें हैं, अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग, इसको हाफ वेव भी बोलते हैं इंग्लिश में, हाफ वेव रेक्टिफायर।
और ये होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, देखो पहला अंतर है, एक पीएन डायोड लगता है, पीएन डायोड का प्रयोग, इसमें दो पीएन डायोड का प्रयोग, उसमें दो, इसमें एक लगते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर का परिवर्तन, आधे चक्कर को डीसी में बदलता है, आधे चक्कर को ही बदलता है, और ये पूर्ण चक्कर को, पूर्ण चक्कर को डीसी में बदलता है। उसके बाद इसकी जो क्षमता होती है कि भाई ये कितने मान को परिवर्तित कर सकता है, इसकी जो दक्षता बोलते हैं, जिसको दक्षता होती है 40.6% के आसपास होती है, और इसकी दक्षता जो होती है वो 80.81.2% के आसपास होती है। थोड़ा बहुत आंकड़ा होगा तो नोट्स में मिल जाएगा आपको। तो ये आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। अब इसमें कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये निवेशी है आपकी, मैं यहां निवेशी लिखता हूं। निवेशी का मतलब होता है जो आपने प्रदान की। आप निवेशी तो एसी लेके आए हैं, एसी इस तरह की एसी लेके आए हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये आपकी एसी है। ये कैसे बदलेगा, ये केवल आधे चक्कर को बदलेगा। तो इसकी जो लूप बनेगी वो ऐसी, ऐसी और ऐसी बनेगी, आधे चक्कर को बदलेगा, नीचे वाले चक्कर को नहीं बदलता। ये क्या करेगा, थोड़ा सा गैप बना लो, अच्छे से दिख जाएगा, ये ऐसे आधे आधे चक्कर को बदलता है। ये क्या करेगा, इधर जाओगे तो ये सभी चक्रों को बदल देगा, ये सारे चक्रों को बदल देगा। ये दोनों में अंतर है, मुख्य रूप से इतने अंतर पड़े हैं। अब इनकी क्रियाविधि मैं डायग्राम से बनाता हूं, इनके डायग्राम कैसे होते हैं। तो डायग्राम में देखें, पहले मैं अर्ध तरंग को समझा देता हूं, जब अर्ध तरंग समझ में आएगा फिर पूर्ण तरंग। तो अर्ध तरंग के लिए हम जो चित्र बनाते हैं, एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। ट्रांसफार्मर एक ऐसा होता है जिसकी दो कुंडली होती हैं। ये हमने दो कुंडलियां ली ट्रांसफार्मर की, यहाँ एक डायोड लगा दिया, ये चिन्ह है, और इसको हमने परिपथ पूर्ण कराया, और यहाँ एक लोड प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं, जिसके सिरों पे हम निर्गत प्राप्त करेंगे। यहाँ निर्गत प्राप्त करना है, ये आरएल लोड प्रतिरोध बोलते हैं, ये डायोड है पीएन, ये द्वितीय कुंडली है S1 S2, ये प्राथमिक कुंडली है P1 P2। और यहां आप देखोगे तो यहाँ स्रोत लगा हुआ है निवेशी का। निवेशी कौन है यहाँ पे, निवेशी है प्रत्यावर्ती। कौन सी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता कह लो। यहां हमें निर्गत प्राप्त करनी है, ये चित्र है। अब इसमें क्या होगा, निवेशी कैसे आ रही है आपकी, निवेशी तो ऐसे चलेगी, इस तरीके से एक निश्चित समय के बाद बदलना है इसको। हम मान लेते हैं, ये काम देखो कैसे करेगा। हम मान लें कि प्रारंभ में ये आपकी निवेशी है, ऐसे बना लिया हमने निवेशी को, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये जीरो है, ये आधा चक्कर है T/2, ये पूर्ण चक्कर है T, ये हो गया 3T/2, यानी एक चक्कर के भी बाद है 3T/2, ये आपका T 2T है, ये दो चक्कर की हमने बात की। अब आउटपुट कैसे मिलेगा वो हम यहां चेक करेंगे। हम मान लें किसी आधे चक्कर के लिए जब यहां से निवेशी आई तो ये सिरा ऋणात्मक और ये सिरा धनात्मक था, क्योंकि ध्रुवणता बदलनी है। ध्रुवणता बदलने का मतलब हुआ कि एक सिरा धन आवेशित तो दूसरा ऋण आवेशित होना है। हमने मान लिया जब ये निवेशी आई, ये पहला चक्कर आया, उस समय P1 प्राथमिक कुंडली है जो ट्रांसफार्मर की, वो ऋण आवेशित और द्वितीय कुंडली धन आवेशित हुई। ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली, यहां क्या होता है, यहां होता है चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं, चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या होता है, जब भी किसी एक कुंडली में
जब भी किसी एक कुंडली में धारा का परिवर्तन होता है तो पास में रखी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन आ जाता है, और ये फ्लक्स में जो परिवर्तन के कारण धारा बनेगी यहाँ पे, वो चुंबकीय प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण भी बोलते हैं। दूसरा नाम इसका अन्योन्य प्रेरण भी है। अन्योन्य प्रेरण, ये घटना होती है। इसके कारण क्या होगा, विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था तो ये माइनस का ध्रुवणता बदलती है। तो ध्यान रखना है कि ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब ये देखो डायोड हमारा कैसे हो गया, पी सिरा प्लस से है और एन सिरा माइनस से। ध्यान रखना है डायोड का जो ये सिरा है पीएन, पी सिरा तो प्लस से और एन सिरा माइनस से जुड़ा हो तो ये अगर अभिनति होती है। कौन सी है ये, अगर अभिनति। और हमने पढ़ा था कि अगर अभिनति होगा तो धारा का चालन होगा, धारा चालन होगा, ये बात हमने पढ़ी थी। और ये देख लो, ये प्लस से पी जुड़ गया और माइनस से एन, तो धारा का चालन होगा। धारा का चालन होगा तो हमें यहां से ये चालन कर देगा और यहां हमारा आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब पहले आधे चक्कर में हमें आउटपुट मिलेगा, आधे चक्कर के बाद ये ध्रुवणता बदल जाएगी, ये प्लस होगी ये माइनस होगी। फिर पुनः चुंबकीय प्रेरण के कारण ये प्लस था तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। अब डायोड देखो कैसे हो गया, अब डायोड हमारा ऐसे जुड़ गया कि जो P और N है, P माइनस से और N प्लस से जुड़ गया। ये तो पश्च होगी, और पश्च के केस में धारा नहीं बहती, धारा का चालन नहीं। अब धारा का चालन नहीं, क्योंकि ये पश्च में हो गया ना, P माइनस से, N इधर देखोगे प्लस से, तो अब इसमें धारा नहीं बहेगी, ये धारा बहने ही नहीं देगा। धारा नहीं बहने देगा तो इस चक्कर में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। फिर आधे चक्कर के बाद फिर प्लस वाला आएगा, फिर धारा बहने देगा, फिर नहीं बहने देगा। तो आप देख रहे होंगे कि पूरे एक चक्कर में केवल आधे भाग को ही ये परिवर्तित करता है। इसका सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत सिंपल है कि अगर हमारा डायोड अगर अभिनति में होगा तो धारा का चालन करेगा, और पश्च अभिनति में होगा तो धारा का चालन नहीं करेगा। इस गुण को एक दिशिक गुण कहते हैं। कौन सा गुण कहते हैं, एक दिशिक गुण। एक दिशिक गुण का मतलब हो गया यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, यानी जो हमारा डायोड है केवल एक दिशा में धारा का चालन करता है, विपरीत दिशा में धारा का चालन नहीं करता। तो ध्यान रखना कि अगर ये अगर अभिनति में तो धारा बहेगी, उत्क्रम में होते ही धारा नहीं बहेगी, यानी एक दिशा में धारा का प्रवाह करता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। यानी 50% का कन्वर्जन करता है, ये आधे चक्कर का करता है, इसलिए इसको अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। समझ में आ जाएगा। पूर्ण तरंग और देख लो, अब इसको हटा देता हूं मैं, अभी आप समझ जाएंगे कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में क्या होता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी का चित्र में हमें 2 डायोड लगाने होते हैं। कितने डायोड लगाएंगे हम, 2 डायोड का प्रयोग करेंगे। एक ऊपर किया था, एक हम नीचे डायोड का प्रयोग कर लेंगे, P और N। इस डायोड का नाम D1 रख दिया और इस डायोड को हमने D2 कह दिया। अब निर्गत कहां लेंगे, इन दोनों का साझा, यहां हम एक लोड प्रतिरोध जोड़ देते हैं बीच में, यहां हम निर्गत लेंगे RL पे, यहां निर्गत मिलेगा हमें, निर्गत। अब ये कैसे काम करेगा देखिए, इसमें क्या किया हमने, एक टेप किया है, अंतःकाशी बोलते हैं। इसमें हमने एक अंतःकाशी किया है, इस लूप को किसी एक न्यूट्रल पार्ट से जोड़ दिया और इसके पे हमने निर्गत लेनी है। क्रियाविधि वैसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा निर्गत निवेशी है, प्लस माइनस, हम यहाँ निर्गत समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आएगा। तो देखिए किसी समय मान लीजिए कि जब आप ये पहली लूप इसमें आई, ये पहला चक्कर, आधा चक्कर जब इसमें आया तो ये माइनस का था और ये प्लस का था, क्योंकि ध्रुवणता तो ऐसे ही होनी है, एक प्लस एक माइनस। ये आपका क्या है, ये आपका ट्रांसफार्मर है, कुंडली है। प्रेरण होगा, अन्योन्य प्रेरण होगा, यहां अन्योन्य प्रेरण होगा, वही अन्योन्य प्रेरण के कारण ये माइनस का तो ये प्लस और ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा।
ऊपर वाला D1 डायोड देखो कैसे है, P भाग प्लस से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब अगर अभिनति में है, यानी D1 तो हो गया अगर में, अगर अभिनति में। D2 को चेक करो, D2 का P सिरा ये है और किससे जुड़ा हुआ है, माइनस से। P सिरा अगर माइनस से जुड़ा हुआ तो D2 हो गया उत्क्रम में, उत्क्रम कह लो या पश्चिम में कह लो। और हमने क्या पढ़ा था, जो अगर में होगा वो चालन करेगा और जो पश्चिम में होगा वो चालन नहीं करेगा। इसका मतलब D1 वाला है ये चालन करेगा, चालन होगा, और इसमें चालन नहीं होगा। तो यहां चालन नहीं हो रहा, तो यहां से धारा बह के और यहां पहुंच जाएगी और हमें निर्गत मिल जाएगा। तो इस आधे चक्कर में D1 के कारण हमें निर्गत मिला है। आधे चक्कर के बाद देख लो, आधा चक्कर हो गया, आधा चक्कर के बाद ध्रुवणता फिर बदलेगी, ध्रुवणता बदलेगी तो P1 वाला प्लस का और P2 वाला माइनस का हो गया। अन्योन्य प्रेरण के कारण ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। अब ये देखो, ये माइनस P से जुड़ी हुई है। दूसरे केस में, ये पहला केस था, दूसरे केस में D1 पश्चिम में हो गया और D2 किस में हो गया, अगर में हो गया। अब ये चालन नहीं करेगा, चालन नहीं करेगा, लेकिन ये चालन करेगा, क्योंकि ये अगर अभिनति में है तो ये चालन करेगा। अब वो नहीं करेगा, लेकिन यहां से धारा जाके यहां मिल जाएगी हमें, तो दूसरे चक्कर में भी मिल जाएगी। इसलिए ये प्रक्रिया ऐसे चलेगी, लगातार मिलती रहेगी। एक बार D1 धारा दे देगा, एक बार D2। जब इसमें दोनों चक्कर में मिल रही है, यानी दोनों चक्कर में मिलने के कारण इसका नाम हो गया पूर्ण तरंग दिष्टकारी, दिष्टकारी ये नाम हो गया। एक शब्द चलेगा कि जो हमें ये निर्गत मिलता है, जो निर्गत होता है, निर्गत क्या होता है, DC। इस DC में कुछ मात्रा में AC मिल जाती है, AC मिली होती है। तो AC के अंदर जब DC मिली हुई है तो इसमें एक चीज बनती है, और वो क्या चीज है, उसका नाम होता है उर्मिका। यानी निर्गत DC में निवेशी प्रत्यावर्ती धारा के मिश्रण को उर्मिका बोलते हैं। एक शब्द चलेगा उर्मिका, रिपल्स बोलते हैं, रिपल। उर्मिका क्या होती है ये बात जान लीजिए कि पीएन संधि डायोड के दिष्टकारी प्रक्रिया में, यानी दिष्टकारी यंत्र के अंदर जो हमें निर्गत मिलता है, निर्गत कैसा मिलता है, DC। इसमें कुछ अंश ये AC है, ये DC है। तो निर्गत DC में कुछ अंश AC का मिला होता है, और इस मिश्रण को, AC और DC के मिश्रण को रिपल बोलते हैं। अब रिपल है तो ये तो समस्या की बात है। इसको अलग करने के लिए हम फिल्टर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फिल्टर का प्रयोग। और फिल्टर क्या होते हैं, RC फिल्टर। एक तो RC फिल्टर का यूज करते हैं, एक LC फिल्टर का भी यूज करते हैं। ये फिल्टर क्या करेंगे, AC और DC को अलग अलग कर देंगे, यानी उर्मिका के मान को कम कर देंगे। R प्रतिरोध, C संधारित्र, R प्रेरक कुंडली और C RLB होता है, एक RLB फिल्टर होता है। कई तरह के फिल्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर। फिल्टर का काम क्या है, AC और DC को अलग अलग करना है। ये हमारा दिष्टकारी था, क्योंकि दिष्टकारी का टॉपिक पे क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि इस टॉपिक को थोड़ा सा गहराई से पढ़ाऊं मैं, ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना रहे। पिछले सालों के पेपर देखोगे तो इस टॉपिक पे आया है। हम कुछ छोटे छोटे बात और करेंगे कि कुछ विशेष प्रकार के भी आपके डायोड होते हैं, उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं। कुछ स्पेशल डायोड बनाए जाते हैं। पहला नाम मैं लिखता हूं जेनर डायोड। कौन सा डायोड है, जेनर डायोड। बहुत गहरा नहीं पढ़ना आपको, इसकी थ्योरी तो आपके पेपर में लिखनी ही आती, इससे तो संबंधित क्वेश्चन आएंगे। जेनर डायोड के बारे में क्या क्या चीज है, पहला बात है इस पे चिन्ह कैसा होता है इसका, ये बात ध्यान रखनी है। चिन्ह कैसा होता है, ऐसे करके ऐसे मोड़ दो इसको, ये चिन्ह है। देखिए मैं यही कंपैरिजन करता हूं, अगर आपने सीधा डंडा लगा दिया तो ये डायोड है,
और ऐसे थोड़ा सा इनको मोड़ दिया तो ये जेनर डायोड है। दूसरी चीज ये देख लो कि परिपथ में कैसे लगाते हैं। परिपथ में ये उत्क्रम अभिनति में लगते हैं। उत्क्रम यानी पश्च अभिनति में लगता है, अभिनति में लगता है। कौन सी अभिनति में लगेगा? पश्च अभिनति में उत्क्रम में जोड़ा जाएगा। और तीसरा काम यह है कि उपयोग क्या है। उपयोग इसका क्या है? वोल्टता नियामक के रूप में या नियंत्रण के रूप में कह लो, नियंत्रण के रूप में। ये इसका मुख्य काम है, वोल्टता नियामक के रूप में, यानी कांस्टेंट वोल्टेज रखनी है। ये किस पे निर्भर करेगा? वोल्टता नियामक, ये इसके एक भंजन वोल्टता का सिद्धांत होता, भंजन वोल्टता। ये भंजन वोल्टता क्या होती है? उत्क्रम अभिनति में वह वोल्टता जिस पर उत्क्रमित धारा तेजी से बढ़ती हो। फिर सुने, उत्क्रम अभिनति में, क्योंकि पश्च में लगेगा, उत्क्रम अभिनति में उत्क्रम वोल्टता का वह मान जिस पर उत्क्रमित धारा तेजी से बढ़ती हो उसको भंजन वोल्टता कहते हैं। इस वोल्टता से, भंजन वोल्टता से कम वोल्टता पर रखा जाता है इसको, कम वोल्टता पर। क्यों? क्योंकि अगर भंजन वोल्टता से ज्यादा वोल्टता आ गई तो क्या हो जाएगा? धारा तेजी से बढ़ेगी उत्क्रम, और धारा तेजी से बढ़ने पर ये जल जाएगा, गर्म होके आग लग जाएगी इसके अंदर और ये नष्ट हो जाएगा। जेनर डायोड पे ये इतनी बात याद रखो, काफी है ये, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। इसका न्यूमेरिकल मैं आपको समझा दूंगा। एक शब्द चलता है ऑप्टो, ऑप्टो डायोड। देखिए ये नाम कंफ्यूज करने का है और कुछ भी नहीं है इसमें। ऑप्टो डायोड, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्टो डायोड में, ऑप्टो डायोड क्या होते हैं? वे डायोड जो फोटोन पे काम करते हैं, लाइट पे काम करते हैं। कौन कौन से होते हैं इसमें? एक तो फोटो डायोड होता है, हिंदी में लिख देता हूं, फोटो डायोड, एक तो ये होता है। दूसरा एलईडी, जिसको प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। और जो तीसरा इसमें चलता है वो सोलर सेल होता है, सोलर सेल कह लो या सोलर सेल कह लो। ये तीनों फोटो ऑप्टो डायोड के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनमें है ना लाइट डाल के हम इसकी जो लाइट की वजह से प्रक्रिया होती है, फोटोन की वजह से होती है। एक एक को देखेंगे, दो दो तीन तीन बातें इनमें है। नंबर एक है फोटो डायोड को देखो पहले। फोटो डायोड ये एक विशेष प्रकार का डायोड होता है जिसका चिन्ह कैसा होता है ये देख लो। ये हमने एक डायोड बनाना है ऐसे, और गोल बंद कर दो इसको। अब देखो फोटो डायोड है, इसके ऊपर लाइट डाली है हमने, लाइट डाली है तो लाइट अंदर की तरफ आती दिखानी है इसमें, ऐसे। ये हो गया फोटो डायोड का चिन्ह। ये क्या है? चिन्ह। दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि परिपथ में कैसे जोड़ें। परिपथ में ये उत्क्रम में जुड़ता है, उत्क्रम यानी पश्च अभिनति में लगेगा, ये बात ध्यान रखना है। और तीसरी इसमें मुख्य बात यह है कि जो प्रकाश हमने आपतित किया है, प्रकाश यानी h न्यू बड़ा हो जाए, या ये कह लो आपतित प्रकाश की ऊर्जा h न्यू बड़ी हो जाए Eg से, तो इसका मतलब हुआ कि आबंध टूट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन व होल उत्पन्न होंगे। और वो इलेक्ट्रॉन होल क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन एक साइड इकट्ठे हो जाएंगे, होल एक साइड इकट्ठे हो जाएंगे, और इससे हमारा फोटो डायोड विद्युत का चालन करने लग जाएगा। ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, और वैल्यू ऑफ करंट है वो वैसे ही वैसे इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे इसकी वैल्यू
इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, तीव्रता बढ़ती चली जाएगी। इसका उपयोग कहां करते हैं? इसका उपयोग रिप जो हमारी साउंड ध्वनि होती है ना, जो इसकी फिल्मों में देखा होगा, जैसे वो एक बार बोलता है हेलो तो बार बार गूंजती है हेलो हेलो हेलो। रिप्रोडक्शन बोलते हैं बार बार पुनरावृत्ति, यानी ध्वनि पुनरावृत्ति में इसका उपयोग करते हैं। दूसरी चीज जो हमारे काउंटिंग, जो हमारे ये क्या बोलते हैं स्विच होते हैं लाइट के, उनमें इसका उपयोग करते हैं। स्विच में, बटनों में स्विच, लाइट स्विच होते हैं जो, उनमें हम इसका प्रयोग करते हैं। और एक होता जो टेप रिकॉर्डर होते हैं ना, टेप रिकॉर्ड, उनको पढ़ने में भी इसका उपयोग करते हैं। फिल्मों में देखा होगा ना कि आपने वो पीछे से एक लाइट गिरती है पर्दे के ऊपर और फिर वो बनते हैं, तो जो स्क्रीन बना देते हैं पर्दे, वो क्या बनाते हैं, वो फोटो डायोड के बना देते हैं। लाइट उस पर गिरेगी वैसी पिक्चर चलने लग जाए। ये फोटो डायोड का उपयोग है। अब हम बात करते हैं लाइट इमिटिंग डायोड की। नेक्स्ट डायोड और पढ़ लेते हैं हम, एलईडी, जिसको एलईडी का मतलब है लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ये क्या चीज होती है एलईडी, इसके बारे में जानने। पहले चिन्ह देखेंगे। इसका चिन्ह वैसे का वैसा है, बस फर्क ये है कि फोटो डायोड में लाइट अंदर आई थी, इसमें लाइट बाहर चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात है परिपथ में कैसे जोड़े। परिपथ में तो ध्यान रखना कि परिपथ में जो हमारी एलईडी होती है, ये भी उत्क्रम अभिनति में ही जोड़ी जाती है। किस में जोड़ी जाती है? उत्क्रम अभिनति में जोड़ते हैं। इस बात को ध्यान रखना, उत्क्रम में, ये जिसका नाम है पश्च अभिनति में। इसमें भी क्या चीज होगी? इसमें आबंध बनेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल आपस में जुड़ेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन और होल जब आपस में जुड़ेंगे उस समय क्या होगा, उस समय, सॉरी एक बात ध्यान रखना, ये उत्क्रम में नहीं, ये अगर अभिनति में जुड़ता है। इसको थोड़ा सा सुधार करें, अगर अभिनति में, अभिनति में, सॉरी इसको थोड़ा सा चेंज करें, अगर अभिनति में। इससे क्या होगा, जब बैटरी से जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन व होल मिलेंगे, होल संयोजित होकर, संयोजित होंगे तथा ऊर्जा विकिरण के रूप में छोड़ेंगे, विकिरण के रूप में उत्सर्जित करेंगे। और उत्सर्जित करेंगे तो वो लाइट होगी, वो एच न्यू होगी। और ये लाइट स्पेक्ट्रम में, जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल स्पेक्ट्रा, जिसको दृश्य क्षेत्र स्पेक्ट्रम का होता है, दृश्य क्षेत्र में जिससे मैच करेगी वैसे रंग की हमें लाइट दिखाई देगी। एक यहां बड़ा अच्छा क्वेश्चन चलता है कि ये जो हमारे डायोड बनते हैं ये किस पदार्थ के बनाते हैं। तो ये पदार्थ का प्रयोग करते हैं, पदार्थ जिससे ये बने होते हैं। एक तो गैलियम फास्फोइड और एक गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड का, ये चीजों का हम प्रयोग करते हैं एलईडी बनाने में। ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमारी एलईडी है वो बनाने के लिए किन पदार्थों का प्रयोग करते हैं। तो हम किसका यूज करते हैं? गैलियम फॉस्फाइड का हम प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग क्या होगा? इसका उपयोग होता है कि जो हमारे कैलकुलेटर, उपयोग देख लीजिए, उपयोग, ये तो कैलकुलेटर की स्क्रीन बनाने में, कैलकुलेटर की जो स्क्रीन होती है उसमें, घड़ी बनाने में, घड़ी बनाते हैं हम डिजिटल वाली, रेलवे स्टेशन पे देखा होगा घड़ियां, वो इसके उपयोग से बनाते हैं। लाइट सिग्नल में इसका प्रयोग करते हैं, जो संकेत होते हैं हमारे, लाइट संकेत बोल दो, लाइट संकेत बनाने में। जैसे आपने देखा होगा ना चौराहों पे रेड ग्रीन येलो वाली होती हैं, एक बगलर अलार्म बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। एक लाइट डिटेक्टिंग होते हैं हमारे यंत्र, जैसे स्मोकिंग वाला हो गया, फायर डिटेक्टर, वहां भी इसका उपयोग कर लेते हैं हम। तो ये बात ध्यान रखनी है।
एलईडी के बारे में इतनी ही बात आपको याद रखनी है। ये इतना पार्ट आपके सिलेबस में है। एक पार्ट और है आपके सिलेबस में जिसको बोलते हैं हम डायोड लॉजिक गेट। हम अब लॉजिक गेट के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए हम एक पार्ट और कवर करते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट ये वाला पार्ट और कवर करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स दो टाइप की है हमारी। एक है एनालॉग, एनालॉग जिसका नाम होता है अंकीय, अंक के फॉर्म में होती है ये। और दूसरी होती है हमारी डिजिटल, डिजिटल डिजिटल। इन दोनों में फर्क क्या है? ये अंकीय वाली होती है, इसमें जो संकेत होते हैं आपके वो लगातार होते हैं। लगातार का मतलब बोलते हैं सतत। कैसे होते हैं? सतत। देखिए हम लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे। एक अंकीय और एक डिजिटल, दो तरह की बातें हम करेंगे। अंकीय में क्या होते हैं, जो हमारे संकेत होते हैं वो सतत रूप में होते हैं, जबकि डिजिटल में ये बाइनरी के रूप में होते हैं। बाइनरी का मतलब द्विपद की फॉर्म में होते हैं। द्विपद, द्विपद का मतलब इनका दो ही लेवल होता है, 0 और 1। इसमें संकेत लगातार चलते हैं। तो एक प्रक्रिया चलती है हमारी जिसको हम बोलते हैं लॉजिक गेट। एक्चुअल में लॉजिक गेट का मतलब क्या है कि ये एक गेट है, द्वार है। जब आने वाला सिग्नल कुछ शर्तों को पूरा करे, कुछ लॉजिकल ऑपरेशन को पूरा करेगा, तो ये उसमें से पल्सेस को, अपने संकेत को जाने देंगे। अगर उसके अनुरूप नहीं होगा तो जाने नहीं देंगे। मुख्य रूप से क्या क्या चीज होती है, हम जो द्वार हैं जिनको हम गेट कहते हैं उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। मुख्य जो मूलभूत होते हैं, मूलभूत द्वार, वो है 3 प्रकार के। 3 कौन कौन से? एक है आपका ओर गेट, दूसरा है आपका एंड गेट, और तीसरा प्रकार है नॉट गेट। ये 3 तरह के द्वार हैं। आपको ये तीनों समझने हैं, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक इनका मैं चिन्ह बना देता हूं। और द्वार का चिन्ह होता है ऐसे बनाओ और ऐसे बना दो। ये ए बी है निवेशी और ये आउटपुट होता है ये चिन्ह। एंड गेट का जो चिन्ह होता है वो ऐसा होता है, ये ए बी निवेशी और ये हमारा निर्गत। और नॉट गेट का चिन्ह होता है वो एक डायोड की तरह चिन्ह बना के यहाँ 0 लगाते हैं हम, ए और वाई। देखिए मैं फिर कंपेयर करता हूं, अगर ऐसा चिन्ह आ जाए तो ये डायोड है, ध्यान देना। अगर ऐसा चिन्ह आ जाए, ये मुड़े हुए मिल जाए, तो ये जेनर डायोड है। और ऐसा 0 लगी हुई आ जाए तो वो नॉट गेट है। इन चीजों को ध्यान रखना है। पहले है सिंबल कैसे होते हैं, फिर आता है इसका बुलियन, बुलियन बीजगणित, इसका बीजगणित अलजेब्रा, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है बुलियन। इसमें जो आउटपुट होता है वो a प्लस b के बराबर होता है। और इसके लिए आउटपुट जो होता है हमारा a इंटू बी होता है। और इसमें जो आउटपुट होता है वो a का कॉम्प्लीमेंट यानी उत्क्रम होता है। ये इसका अलजेब्रा है। उसके बाद एक आता है सत्यता सारणी। सत्यता सारणी, ये बात ध्यान रखनी है। सत्यता सारणी क्या होती है? निवेशी व निर्गत के मध्य संबंध स्थापित करने वाली होती है। तो कैसे होती है सत्यता सारणी? इसके लिए मैं एक थोड़ी सी अलग हटके बात बताता हूं आपको। 3-4 बात याद रखना। 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 का मतलब भी 1 होता है, और 1 प्लस 1 का मतलब भी 1 होता है। यहाँ 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन होता है। ये बात ध्यान रखें।
जब गुणा की बात चले तो 0 गुणा में 0 बराबर 0 होती है, यानी डॉट। 0 और 1 की गुणा 0 होती है, 1 और 0 की गुणा 0 होती है, 1 गुणा 1 1 होता है। ये ऑपरेशन आपको ध्यान रखने। 0 का मतलब यहाँ 0 वोल्ट है, 1 का मतलब यहाँ 1 का मतलब 5 वोल्ट है, यानी ऑन और ऑफ का केस है। अब इसमें अगर आप संक्रिया बनाएं, इसकी सत्यता सारणी बना के देखें। हम दो निवेशी की बात करते हैं। यहाँ कितने निवेशी लिए हैं आपने? दो, एक ए एक बी, और y बराबर है a प्लस बी। निवेशी आपका डिजिटल फॉर्म में है, यानी यहां आप जो निवेशी है ए और बी, या तो ये 0 होंगे या 1। चार स्थिति बन सकती है, दोनों 0 हो जाए, ये 0 ये 1 हो जाए, ये 1 ये 0 हो जाए, या दोनों 1 1 हो जाए। चार अवस्था बन सकती है अगर दो निवेशी हैं तो। जोड़ना है 0 प्लस 0, 1 1 और 1। ये सत्यता सारणी इसकी है। इसके लिए सत्यता सारणी क्या हो जाएगी? यहां निवेशी आपके दो हैं, और दो निवेशी हैं तो एक ए एक बी, और y का मान है a इंटू बी होता है। तो इसके भी चार केस बने, और जब चार केस बने तो कौन कौन से होते हैं? दोनों 0 हो जाएं, ये 0 हो जाए, ये 1 ये 1 ये 0, या दोनों 1 हो। गुणा करनी है, मैंने ऊपर सिखाया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 1। नॉट गेट के लिए निवेशी आपका 1 है। कितने निवेशी हैं? 1 है, ए और वाई। तो एक निवेशी है तो या तो 0 होगा या 1। 0 हो तो आंसर 1, और 1 हो तो आंसर है 0 होगा। ये सत्यता सारणी है। अब ध्यान रखना है इस बात का, जो मैं अब समझाने जाता हूं। और गेट में निवेशी सिग्नल है जितने भी, कम से कम एक ऑन होना चाहिए। अगर एक ऑन है कोई भी, चाहे एक हो, ये हो या दोनों ऑन हो, तो हमें निर्गत मिलेगा। अगर निवेशी सारे के सारे 0 हैं तो हमें निर्गत नहीं मिलेगा। एंड गेट में क्या होता है कि अगर निर्गत प्राप्त करना है एंड गेट में, तो सारे के सारे जितने निवेशी हैं वो ऑन होने चाहिए। देखो ये ऑन तो ही हमें निर्गत मिला। अगर एक भी 0 मिल गया तो हमें निर्गत नहीं मिलेगा। और नॉट गेट में जो सिग्नल आप देंगे उसका व्युत्क्रम मिलेगा। अगर आप 0 सिग्नल देंगे तो 1 मिलेगा, और 1 देंगे तो 0। ये समझ लो, यहां मूलभूत जो हमारे संकेत हैं वो ये हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके साथ साथ बना लें। इनके अलावा भी कुछ होते हैं, वो कैसे होते हैं हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, और इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको भी जानेंगे। एक होता है हमारा इसके अलावा नोर, NOR, और एक होता है हमारा नैंड। देखिए नोर बने हुए किससे हैं? इसका मतलब है और प्लस नॉट, दो गेट से मिलके बना हुआ है ये। और ये किससे मिलके बना हुआ है? एंड प्लस नॉट, ये दो गेट से मिलके बना है। दो गेट से मिलके बने। चिन्ह देख लो इनके पहले, चिन्ह कैसे होंगे, चिन्ह को जानने की हम कोशिश करते हैं। और गेट हमने अभी पढ़ा था, और गेट ऐसा होता है, इसके आगे 0 लगा दो। सिंबल में देख लेना, ए और बी, ये 0 बताएगा नॉट गेट को। और इसमें एंड गेट हमने देखा था अभी, एंड गेट ऐसा था, इसके आगे भी 0 लगा दो। ये दो निवेशी हैं ये भी। संक्रिया देखिए इसकी, संक्रिया यानी बुलियन क्या होगा इसका? बुलियन गणित इसका। यहां y जो होगा, और गेट था a प्लस बी, और नॉट गेट ने क्या कर दिया? इसको पलट दिया। और इसमें क्या बनेगा? y बराबर है, एंड गेट में था a इंटू बी, और इसने इसको पलट दिया, क्योंकि नोट क्या करेगा? जो है उसको नहीं मिलेगा। सत्यता सारणी क्या बन जाएगी? सत्यता सारणी देख लो इसकी, ऐसे कैसा याद कर लेना, बनाना सीख लेना। क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, बनाना सीखना है आपको। तो अब देखिए हम क्या चाहेंगे, हमारे पास दो निवेशी हैं ए और बी, और हमें लेना है ए प्लस बी, क्योंकि नोट तो बाद में करेंगे। वाई क्या है? ए प्लस बी का नोट। तो चार स्थितियां यहां बन सकती हैं आपकी। चार स्थिति क्या? ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये 0 ये 1 हो, ये 1 ये 0 दोनों 1 हो।
ये स्थितियां बन सकती हैं। a प्लस बी का मतलब है 0 प्लस 0 0, 0 और 1 1, 1 और 1। और ये क्या कहता है, ये नहीं, यानी 0 मिले तो 1, 1 मिले तो 0 0 और 0। ये इसकी सत्यता सारणी है। एंड वाले में क्या हो जाएगी, सेम स्थिति यहां बनेगी। सेम स्थिति जब यहां बनेगी तो आपको वही दो निवेशी हैं ए बी, पहले a इंटू बी निकाल लो, फिर y बराबर है a इंटू बी नहीं। इसकी भी 4 स्थितियां बना लो, और 4 स्थितियां कौन सी होगी, ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 1 0 1 1। देखो गुणा में 0 0 0 और 1 आया था, और आउटपुट क्या हो गया इसका, नोट लगने से नहीं, 1 1 1 और 0। ये इसकी सत्यता सारणी। इतनी सी बात याद कर लो, काम चल जाएगा। एक बात और चलती है, एक शब्द चलता है सार्वत्रिक गेट। सार्वत्रिक गेट या सार्वत्रिक द्वार कौन से होते हैं, जिसको इंग्लिश में यूनिवर्सल बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है कि वे गेट, वे द्वार जिसकी सहायता से तीनों मूलभूत द्वार बनाए जा सकते हैं। और इसका उदाहरण अगर देखना हो तो दो हैं, नोर और नैंड। ये दो द्वार हैं, ये दोनों के दोनों सार्वत्रिक द्वार हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे कैसा उतार लें। अब हम बात करते हैं कि कैसे ये द्वार दूसरे द्वार में बदल सकते हैं। हम कुछ उदाहरण लेके समझने की कोशिश करेंगे और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। 10-20 मिनट और ये वीडियो लंबा हो सकता है। आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पूरा देखा आपने, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट मिले, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये मेरा नहीं, आप सबका चैनल है, क्योंकि आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। पहला केस लेता हूं मैं, नोर से, नोर द्वार है, इससे नोट द्वार बनाना है। नोट द्वार, पहला काम है नोर से नोट बनाना है। देखिए क्या करना है, नोर द्वार कैसा था, और बनाया है ऐसे, चिन्ह याद रखना है। ये था नोर, ए और बी, और ये वाई। ये तो है नोर, इसका कन्वर्जन करना है किसमें, नोट में। तो क्या करना है, देखिए नोर आपको समझ में आ गया, ए बी हटा दो, इन दोनों को इकट्ठा कर दो। ये आपका नोट गेट है, ये है नोट गेट। कौन सा बन गया ये, नोट गेट। ये नोर से नोट बना दिया हमने। अगर यहां आ जाए, नैंड से नोट बनाइए, नोट द्वार बनाओ। तो क्या करना, पहले नैंड बना लो ना। नैंड गेट हमें याद है, इस तरह का द्वार था, वो नैंड गेट था। ये नैंड गेट था। हम इन दोनों को यहां मिला दो और एक ही निवेशी बना दीजिए इसका। ये नोट गेट बन गया। अब ये कौन सा बन गया, नोट बन गया। ये मैं कंफर्म करता हूं कि ये नोट है या नहीं। देखिए चेक करना। अब यहां हमने ए की वैल्यू रखी 0। कितनी वैल्यू रख रहे हो, ए की वैल्यू 0। और जैसे ही ये आपका गेट कौन सा है, नोर। नोर के लिए संक्रिया की थी a प्लस बी का उल्टा। ये संक्रिया आपको याद होनी चाहिए। a कितना है, 0, तो यहां वाली भी 0, यहां भी 0। ये 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0, 0 का व्युत्क्रम कितना होता है, 1। यहाँ कितना मिला, 1। दिया क्या आपने, 0, y पे क्या मिला, 1, उलट गया, इसका मतलब नोट गेट है। यानी a बराबर 0 रखने पर y का मान आपको 1 मिल गया। ऐसे ही अगर आपको a का मान 1 दे दिया जाए, अब इसमें रख लो, इसका मान कितना है, 1। ये भी 1 हो गया, ये भी 1, 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 ही रहता है, और 1 का उल्टा 0। तो यहाँ y की वैल्यू क्या बनेगी, 0। तो हमें पता लग गया ये नोट गेट है। वैसे इधर ले लो, संक्रिया क्या होती है इसकी, a इंटू बी का बार। हमने a को क्या दिया, 0 है, तो a 0 रखा हमने, तो रखो y बराबर है 0 इंटू 0 का रूट। 0 इंटू 0 0, 0 का 1 बन जाएगा।
तो a 0 था तो y का मान 1 आ गया, यही नॉट गेट होता है। दूसरा केस कर लो, a का मान 1 रख दो, a बराबर 1 है तो y क्या हो गया, 1 इंटू 1 का रूट कॉम्प्लीमेंट, 1 और 1 कितना हो गया, 1 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0, यानी उल्टे मिले हैं, तो इसका मतलब ये नॉट गेट है। इस बात को ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन करते हैं हम इसके कि कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया, इसमें ये पूछता है कि y के लिए बुलियन क्या होगा, यानी y का डेरिवेशन बताना है। तो इस क्वेश्चन को अगर ढंग से देखें, इसका आंसर बिल्कुल आसान है। क्या आसान हो जाएगा, ये a है, ये नॉट गेट ने क्या किया, a नहीं है, नॉट गेट क्या करेगा, पलट देगा इसको, इसका मतलब हो गया a नहीं है, इधर से आया b, ये दोनों निवेशी हैं। ये गेट कौन सा है, आप इस गेट की पहचान करो, ये वाला जो इतना सा गेट है आपका, ये और गेट है। कौन सा गेट है, और गेट। और गेट के लिए सूत्र क्या होता है, y बराबर है पहला निवेशी a कॉम्प्लीमेंट प्लस दूसरा निवेशी b, ये आपका आंसर हो गया। बस पहचान होगी सीधी सी। इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए आप, आपको और गेट दे दे एक, और यहां नॉट गेट लगा रखा है, ये a है ये b है, इसके लिए y की वैल्यू पूछ ले आपसे। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, दोनों लगेंगे ऐसे, एक ये गेट है एक ये, उसमें भी तो ऐसे ही है, लेकिन दोनों में देखना क्या अंतर आएगा। पहले ये पहचान करो, ये गेट कौन सा है आपका, ये और गेट है, ये और है, और ये कौन सा हो गया, नॉट गेट है। तो हम पहले यहां देखेंगे और गेट से क्या निकलेगा, ये a है ये b है, तो और गेट के लिए क्या होता है a प्लस b। यहां जो हमारा सिग्नल आया इस पॉइंट पे वो आया a प्लस b, y क्या होगा, y क्या करेगा, जो सिग्नल नॉट गेट को देंगे उसको पलट देगा। अब आंसर ये हो गया। देखो दोनों में अंतर है, इसमें तो a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट है और इसमें a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b का कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, रटने नहीं है, हमें समझने हैं। इनको क्या करना है, हमने समझना है। कई बार इस क्वेश्चन को और तरीके से भी पूछ लिया जाता है, ट्रूथ टेबल की फॉर्म में भी पूछ लेते हैं, तो हमें कोई घबराने वाली बात नहीं। मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूं, क्लियर हुई ये बात। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और मैं कंपैरिजन से आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। हम दो क्वेश्चन कैसे लेते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया कि हम ऐसे द्वार ले लेते हैं और फिर उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक तो ये दे दिया, एक इधर दे दिया, और ये ऐसे बना दिया, ये y है, ये a है, ये b है। एक क्वेश्चन तो ये दे दिया। दूसरे क्वेश्चन में उसने क्या किया, थोड़ा छोटा कर दो इसको, यहाँ y है। दूसरा क्वेश्चन यहां है, उसमें क्या किया उसने, एक तो यहां लगा दिया और यहां कुछ नहीं लगाया, लेकिन यहां ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको और यहां लगा दिया उसको हटा के, ये a है ये b है। ये पूछता है कि इनके लिए इनको सोल्व करिए, तो आपको पहचान रखनी है। ये गेट कौन सा है, नॉट, ये भी गेट कौन सा है, नॉट, और ये गेट कौन सा है, और। पहले तो ये पहचान में आना चाहिए। ए संकेत आया, ये इसको पलट देगा, यहां हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, बी संकेत आया, ये कर देगा बी कॉम्प्लीमेंट। और गेट क्या करता है, दोनों को जोड़ता है, तो इसके संकेत कितना है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। इधर क्वेश्चन देखिए, ये नॉट गेट है, ये और है, ये फिर नॉट है, यहां ए का संकेत आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ये बी ही रहेगा, तो वह यहां जो संकेत मिलेगा आपको इस पॉइंट के ऊपर, इस में वो क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ये मिल जाएगा। नॉट गेट क्या कर देगा, पलट देगा, वाई क्या कर देगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आंसर हो गया। देखो दोनों में अंतर है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। वहां तो ऐसे ही क्वेश्चन तो पूछेंगे, पहले भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, अब भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं तो आप इनको आसानी से सोल्व कर लेंगे।
एक बात और ध्यान रखना है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, क्वेश्चन और समझा देता हूं मैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन डायोड का, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे। इस तरह के ए और बी अगर 0 और 1 दे रखे तो आप कर भी लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, अच्छा लगेगा क्वेश्चन समझ के, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन की। ये कहता है कि एक गेट दे रखा है कोई भी इस तरह का, और इधर भी एक ऐसा ही गेट दे दिया इसने, या इसको हटा दो, यहां गेट दे दिया कोई भी 0 लगा के, और यहां ऐसा दे दिया एक द्वार, ठीक है, और इसको जोड़ दिया नोट गेट से इसके द्वारा। थोड़ा छोटा कर देता हूं, यहां नोट लगा दिया और इसको जोड़ दिया। अब ध्यान रखना, ये ए है, ये बी है, ऐसा द्वार दे रखा है। अब ये क्या पूछता है, यहां y का मान निकालना। यदि क्वेश्चन कैसे दे सकता है, यदि a बराबर है 1 और b बराबर 1 है तो y बराबर होगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए a का मान कितना है 1, यहां 1 आया, b का मान कितना 1, यहां 1 आया, इधर भी 1 आया। नोट गेट ने क्या किया, पलट दिया, 1 है तो 0 बना दिया। ये गेट कौन सा है आपका, ये नैंड गेट है, यानी एंड तो था कि नोट लगा हुआ नैंड। नैंड के लिए सूत्र आपको याद होगा, a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट होता है। ये 1 है, ये 1 है, 1 इंटू 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया 0, यहां कितना बन जाएगा 0। अब ये कौन सा गेट है, और गेट है तो 0 प्लस 0, तो y की वैल्यू 0 प्लस 0 बराबर कितना, आंसर हो गया 0। तो आप आंसर क्या निकाल देंगे, तो y का मान हो गया 0। इसी में दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि यदि a का मान तो 1 हो और b बराबर 0, तब y का मान क्या होगा। अब फिर चेंज कर लो। अब देखो क्या कहता है, ये a का मान 1 है, ये 1 हो गया, b का मान कितना कह रहा है, ये 0, यहां से चलेगा ये 0 आ गया, इधर जाएगा तो यहां 0 आ जाएगा। ये नोट गेट है, 0 होगा तो इसको 1 बना देगा। और ये देखो नैंड गेट है, ये सूत्र है नैंड गेट का, a को 1 रखो, इनटू में b को 0 रखो और इसका कॉम्प्लीमेंट करो। 1 और 0 की गुणा कितनी होती है 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, और y क्या होता है a प्लस b, यानी y का मान क्या हो गया, ये और ये जोड़ दो, 1 प्लस 1 बराबर है 1। तो यहाँ y का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर y बराबर है 1। इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं गेट को, क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है हर साल। आप ट्राई कर सकते हैं इन चीजों को। पीडीएफ जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी उसमें और भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए बना दूंगा। ये इतना वीडियो था हमारा लॉजिक गेट का। हमने कोशिश की है कि आपको कुछ थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है, ताकि इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो, थोड़ा सा सहयोग मिले आप लोगों को। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इसको शेयर करते हैं तो उसका हमें मोटिवेशन मिलता है, और फिर हमारे अंदर एक जोश आता है और हम और भी अच्छा प्रयास करते हैं। बाकी वीडियो भी मैं निरंतर लेके आऊंगा, और मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपका कोर्स समय से पूरा हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, फ्री में आपको सब कुछ मिलेगा। कोशिश करूंगा मैं बहुत और भी ज्यादा अच्छा करने का, ताकि आपका और हमारा ये सामूहिक प्रयास है वो आपको सफलता दिला सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आपका एक बार फिर बहुत बहुत